कलादान मल्टी मॉडल परियोजना की बात करें तो ये परियोजना 2008 में आरंभ की गई थी और इसको आरंभ करने का मकसद था भारत और म्यांमार को जोड़ना। अब भारत म्यांमार को जोड़ने से फ़ायदा क्या था, पहले इस परियोजना के बारे में देख लेते हैं, फिर इसका फ़ायदा देखते हैं। तो भारत म्यांमार को ये जोड़ती है कलादान मल्टी परियोजना। अब इसका नाम कलादान क्यों पड़ा? क्योंकि ये जो परियोजना है ये कोलकाता से आरंभ होगी, म्यांमार जाएगी और फिर म्यांमार से हमारे पूर्वोत्तर का एक राज्य मिजोरम तक पहुंचेगी, क्योंकि मिजोरम म्यांमार से लगा हुआ है तो मिजोरम तक पहुंचेगा। अब ये क्या परियोजना है? ये परियोजना तीन रास्ते से होकर के गुजरती है। एक तो समुद्र के रास्ते जाएगी, नदी के रास्ते जाएगी और जमीन के रास्ते जाएगी। अगर समुद्र की बात करें तो ये कोलकाता पोर्ट से भारत में और म्यांमार में कहाँ जो सितवे पोर्ट है ये समुद्र के रास्ते एक दूसरे की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। और फिर सितवे से आगे कलादान नदी है तो कलादान नदी पर क्या होगा, एक पुल बनेगा, उस पुल से म्यांमार को जोड़ेगी और फिर म्यांमार से जमीन के रास्ते सड़क परियोजना चलेगी तो सड़क से जोड़ेगी। तो इसलिए तीन भागों में बटी हुई है, यानी पहले समुद्र में, फिर नदी में और फिर जमीन में सड़क के द्वारा ये बना हुआ है। इस परियोजना को 2021 में पूरा होना था, लेकिन 2021 में इसका काम पूरा ना हो करके अब इसके लक्ष्य को आगे बढ़ा दिया गया कि भाई 2031 में हम पूरा करेंगे। अब पूरा ना होने के कई सारे कारण हैं, जिसमें म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता का होना है, सेना का शासन होना है और कुछ भारत की तरफ से इसमें ढील बरतना है, यानी भारत भी इसमें ज़्यादा तत्परता से कार्य नहीं किया, इसलिए परियोजना आगे और बढ़ गई। अब इसका खर्चा भी, क्योंकि परियोजना बढ़ती है तो इसका खर्च भी बढ़ता है। अगर इस परियोजना की खर्चा की बात करें तो इस परियोजना की पूरा खर्चा भारत उठा रहा है। अब भारत क्यों उठा रहा है? क्योंकि ये जो परियोजना है भारत के लिए बहुत ही उपयोगी है। कैसे? सामरिक रूप से, यानी अगर भारत पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी कनेक्टिविटी और बढ़ाना चाहता है, वहां चाइना का काउंटर पार्ट करना चाहता है, बाहरी ताकतों का काउंटर पार्ट करना चाहता है, तो एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जिसको आप लोग चिकन नेक बोलते हैं, जो एक पतला सा रास्ता है जो पूर्वोत्तर को जाता है, जिससे भारत की कनेक्टिविटी बहुत ही कमजोर है। डोकलाम हुआ था, डोकलाम कहाँ है? उसी चिकन नेक के पास है और वहां चाइना आकर के बैठ गया। अगर चाइना वहां बैठ जाता है तो भारत को आगे अपने पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंचने में बहुत कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए इसको कोलकाता से समुद्र के रास्ते म्यांमार तक ले जाया गया और म्यांमार से मिजोरम तक पहुंचा और मिजोरम से पूरे पूर्वोत्तर के राज्यों तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। तो भारत ने ये डोकलाम और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को देख करके इसका एक विकल्प ढूंढा है। तो इसलिए भारत इसका ज़्यादातर खर्चा उठा रहा है, क्योंकि भारत की सामरिक दृष्टि से ये बहुत उपयोगी है। और दूसरा, भारत के लिए ये भी उपयोगी है कि साउथ ईस्ट एशिया यानी आसियान से अगर कनेक्टिविटी बढ़ानी है, उनके व्यापार का फ़ायदा उठाना है, उनके व्यापार में अपना योगदान करना है, अपने व्यापार को वहाँ तक पहुँचाना है, जिसको आप ईस्ट एक्ट पॉलिसी भी बोल सकते हैं, जो भारत ने लागू की थी, ईस्ट एक्ट पॉलिसी। तो उस ईस्ट एक्ट पॉलिसी के लिए भी भारत के ये जो कलादान परियोजना है बहुत उपयोगी है। अब इसके आगे होने में कई सारे अड़चन आ रही हैं, उन बाधाओं को दूर करते हुए इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। बार बार इसकी समीक्षा की जाती है। अगर इसकी वर्तमान स्थिति को समझें तो ये कोलकाता पोर्ट से सितवे पोर्ट तक तैयार हुआ है पुल, और कलादान नदी पर भी पुल तैयार हो गया है। केवल सड़कों का कार्य बाकी रह गया है, सड़क डालनी है मिजोरम, म्यांमार से मिजोरम तक की, तो उस सड़क का कार्य अभी इसमें बाकी है। बाकी इस परियोजना में काफ़ी कुछ कार्य हो चुका है। आगे बढ़ते हैं दूसरी परियोजना पर। एशियाई त्रिपक्षीय अगर राजमार्ग की बात करें तो एशियाई त्रिपक्षीय मतलब 3 देश इसमें शामिल हैं, और राजमार्ग मतलब आप जान ही रहे होंगे, जिसको हाईवे बोलते हैं, नेशनल हाईवे। तो ये बनाए जा रहे हैं एशियाई त्रिपक्षीय राजमार्ग। अब ये एक निर्माणाधीन परियोजना है, इसमें अभी कार्य चल रहा है, आगे प्रगति पर है और ये बढ़ भी रहा है कार्य। अगर इसमें बात करें कि कौन कौन से देश शामिल हैं तो इसमें म्यांमार, भारत और थाईलैंड, यानी MIT इसका नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में MIT भी बोलते हैं। म्यांमार, भारत और थाईलैंड 3 देशों के बीच में ये त्रिपक्षीय राजमार्ग बनाया जा रहा है। ये कहाँ से स्टार्ट है? ये भारत के मोरे नगर से स्टार्ट है
भारत का मौर्य नगर मणिपुर में पड़ता है, और मणिपुर में कहाँ, जो आपका नेशनल हाईवे है 102, उसका जो पूर्वोत्तर छोर है या अंतिम छोर आप बोलें, उसमें एक नगर है मणिपुर का जिसको मौर्य नगर बोलते हैं। तो यहाँ से ये आरंभ है और कहाँ जाता है, म्यांमार के तामू नगर तक जाता है, और फिर म्यांमार के तामू नगर से थाईलैंड के ताक तक जाता है। और ये जो ताक है ये कहाँ है, मेई सेत जिला है थाईलैंड में, वहाँ पर एक जगह है जिसको ताक बोला है। तो इस जगह तक ये तीनों से होकर के जाता है, यानी मोरे से आरंभ होगा, तामू नगर जाएगा और तामू नगर से ताक तक पहुंचेगा। अगर इस परियोजना की राजमार्ग की बात करें तो ये लगभग 1400 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है। और ये राजमार्ग क्यों बनाया जा रहा है, इसके दो अहम पहलुओं को दर्शाया गया है। एक तो भाई इन तीनों देशों के बीच में व्यापार की संभावना बढ़े, व्यापार बढ़े, एक बात, और दूसरा सांस्कृतिक आदान प्रदान हो, पीपल टू पीपल मीट हो, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएं तो उससे संस्कृति का भी आदान प्रदान होगा। तो इन दो बातों को ध्यान में रख करके इस राजमार्ग को बनाया जा रहा है। इसके अन्य भी कई सारे वैकल्पिक उपयोग भी हैं और वैकल्पिक उद्देश्य भी हैं, लेकिन मुख्यतः दो उद्देश्यों को इसमें रख करके बनाया जा रहा है। अगला हम चलते हैं BBIN। BBIN की अगर बात करें, BBIN में मतलब बांग्लादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल परियोजना है, राजमार्ग की परियोजना है। इसमें मोटर वाहन समझौता किया गया कि भाई इन चारों देशों में, एक देश की दूसरे देश में मोटर वाहन जाएंगे तो उसमें यात्री भी जाएंगे, यानी पीपल टू पीपल मीट होगी, और माल का भी परिवहन, यानी व्यापार में जो माल है, वस्तुएं हैं, उनका भी परिवहन किया जाएगा। लेकिन इसमें 2017 में थोड़ा सा यू टर्न आया, क्योंकि भूटान इससे अलग हो गया। अब भूटान की बात करें तो बड़ा ही शांति प्रिय देश है और प्राकृतिक वातावरण बहुत ही शुद्ध साफ है, आप जिसको बोल सकते हैं। और यहाँ पर भूटान जो है इसी कारण इन परियोजनाओं को, यानी अपने यहाँ औद्योगिक विकास नहीं करता है, क्योंकि वो प्राकृतिक वातावरण को बहुत अच्छा बनाए हुए है। वहाँ पर नेचुरल जो आप कह सकते हैं कि हवा जिसको बोलें, या फिर आप नेचुरल वातावरण बोलें, या पेड़ पौधों की बात करें, या झरनों की, नदियों की बात करें, तो बड़ा स्वच्छ है। यानी कहने का मतलब ये है कि भूटान जो है जीरो कार्बन उत्पादन की पॉलिसी पर कार्य करता है, यानी कार्बन का किसी भी तरह से उसके देश में उत्पादन को नकारात्मक उसकी नीति में माना गया है, क्योंकि उसकी अपनी नीति ही यही है। और ये कानून है वहाँ पर जिसमें जीरो कार्बन टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। तो इन्हीं सभी मुद्दों को देखते हुए कि भाई यात्री आएंगे तो गाड़ियाँ आएंगी, परिवहन होगा तो गाड़ियाँ आएंगी, कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर जो वातावरण है, जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ने लगेगा, और जो कार्बन जीरो टॉलरेंस की जो उन्होंने नीति अपनाई हुई है उसको भी किसी न किसी तरह से उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए भूटान इससे 2017 में अलग हो गया। अगर इस BBIN की बात करें तो ये BBIN बहुत ही अच्छी बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसका एशियाई बैंक ने भी समर्थन किया है और विश्व बैंक ने भी इसका ढांचागत समर्थन किया हुआ है। तो ये कुछ परियोजनाएं हैं सहयोग की, बिम्स्टेक की। अब आगे चलते हैं कि बिम्स्टेक का भारत के लिए क्या महत्व है रहेगा।